नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज जानेंगे भारत में जम्मू कश्मीर के विलय का सच। क्या सचमुच कश्मीर का मुद्दा पंडित नेहरू ने उलझाया, जबकि सरदार पटेल इसे बेहतर ढंग से सुलझा सकते थे, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी और आरएसएस लगातार दावा करते हैं? या फिर सरदार पटेल तो कश्मीर के मुद्दे को सरदर्द ही मानते थे और ये नेहरू की दूरदृष्टि की वजह से ही आज भारत का हिस्सा है? आखिर जम्मू कश्मीर रियासत के हिंदू राजा हरि सिंह भारत में शामिल होने को तैयार क्यों नहीं थे? और क्यों शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में सूबे की मुस्लिम आबादी पाकिस्तान नहीं भारत से मिलना चाहती थी? यहां तक कि पाकिस्तानी कबायली हमले का सामना पहले इन्हीं कश्मीरियों ने किया, सेना तो बाद में पहुंची। मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। तो शुरू करते हैं इस तस्वीर से। प्रधानमंत्री मोदी को तो आप पहचान ही रहे होंगे। ये फाइटर पायलट की पोशाक पहने हैं और इधर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोकने के लिए निशाने पर हैं। पूछा जा रहा है कि जब भारत की सेना पाकिस्तान को तबाह करने की हालत में पहुंच गई थी तो अचानक ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोक दिया गया? क्या यह बात सही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार बंद करने की धमकी देकर यह सीज फायर कराया? और अब ये बात यानी सीज फायर कराने के पीछे व्यापार है, ये बात ट्रंप प्रशासन ने वहां की एक अदालत में भी कह दी है। आखिर विदेश मंत्री जयशंकर ने ऑपरेशन के पहले ही हमले की जानकारी पाकिस्तान को क्यों दे दी? क्या इससे पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई की तैयारी का मौका नहीं मिल गया? लेकिन वर्तमान के इन तमाम सवालों का जवाब देने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी चुनावी मोड में आ गए हैं। जैसा मैंने बताया, फाइटर पायलट की पोशाक पहन लिया है और ऐसी तस्वीरें जगह जगह शहर शहर लगाई जा रही हैं और खुद प्रधानमंत्री मोदी घूम घूम कर चुनावी भाषण दे रहे हैं, गुजरात से लेकर बिहार तक और भी तमाम जगह। लेकिन ऐसा मोदी इतिहास की ऐसी गुफा में छिपकर बचने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें उजाले की बेहद कमी है। उन्होंने 27 मई को गुजरात में एक सभा को संबोधित करते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर इशारों से निशाना साधा, जबकि ये उनकी पुण्यतिथि भी थी। 1966 में 27 मई को ही उनका निधन हुआ था। मोदी जी ने कहा कि अगर सरदार पटेल की बात मानकर सेना को रोका न गया होता तो 1948 में ही पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाता। यानी अपने सीज फायर के कारण का जवाब न देकर 77 साल पहले हुए सीज फायर का सवाल मोदी जी उठा रहे हैं। इसके जरिए वे एक बार फिर सरदार पटेल और नेहरू को आमने सामने भी खड़ा कर रहे हैं, जो आरएसएस से जुड़े लोगों का सबसे प्यारा शगल है। हालांकि गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने ही आरएसएस को जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन नेहरू को छोटा करने का यही तरीका आरएसएस के प्रचारकों की समझ में आता है। खैर, पीएम मोदी के इस बयान ने हमें एक मौका दिया है कि हम जम्मू कश्मीर के भारत में विलय को लेकर नेहरू और पटेल की भूमिकाओं को जांचें। तो चलते हैं सीधे 15 अगस्त 1947 की ओर, जब बंटवारे का जख्म लिए भारत आजादी का जश्न मना रहा था। यह तस्वीर, यह नक्शा 15 अगस्त 1947 का है। जब भारत को आजादी मिली तो 500 से ज्यादा रियासतें थी, जिन्हें हम प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं, यानी जो अंग्रेजों की छत्रछाया में तो थी लेकिन वहां पर एक स्थानीय शासक राज करते थे। और इसके अलावा एक ब्रिटिश इंडिया था जहां पर सीधे अंग्रेज शासन करते थे। अंग्रेजों ने यह आजादी दी रियासतों को कि वो चाहे भारत में शामिल हों, चाहे वो पाकिस्तान में शामिल हों, या फिर वो आजाद हो जाएं। बाकी रियासतें तो भारत में शामिल हो गई, लेकिन 3 जगह पेच फंस गया। एक जूनागढ़ जो गुजरात में है, और ये हैदराबाद जहां का निजाम आपने सुना ही होगा, और ये जम्मू कश्मीर। ये तीनों जगह आप देखें। अब इनको लाना था। एक फर्क ये था कि जूनागढ़ और हैदराबाद में 2 जगह जो शासक था वो मुस्लिम था, लेकिन जनता, बहुसंख्यक जनता, बहुसंख्यक आबादी
वहां पर हिंदू थी और कश्मीर में शासक हिंदू था जबकि बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम थी। जूनागढ़ का जो नवाब था वो पाकिस्तान से मिलना चाहता था, जबकि ब्रिटिश भारत की सबसे समृद्ध रियासत हैदराबाद, यहाँ का निज़ाम स्वतंत्रता या पाकिस्तान में मिलने की संभावनाएं तलाश रहा था। उधर राजा हरि सिंह, जिनके एक पुरखे ने जो रणजीत सिंह के यहाँ, महाराजा रणजीत सिंह के यहाँ सिपह सालार थे, उन्होंने अंग्रेज़ों से ये रियासत खरीदी थी। तो हरि सिंह उनके वंशज थे, उनका शासन था। उनको ये ख्याल आया कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक स्विट्जरलैंड जैसा अलग एक राज्य या देश बनाए। अब उस समय के जो भारत के नेता थे वो बहुत सैद्धांतिक तरीके से चीज़ों को हल करना चाहते थे और उनकी नज़र में जनता की इच्छा सर्वोपरि थी। कांग्रेस के आंदोलन ने एक बात किया था कि भारत को पहली बार एक ऐसा सपना दिया था जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग एक प्रशासनिक, एक राजनीतिक इकाई के तहत आना चाहते थे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के शोक को शक्ति में बदला था महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो एक राष्ट्रीय आंदोलन चला। यानी भारत को एक आधुनिक राष्ट्र राज्य बनाने के लिए मानसिक रूप से जनता को इस आंदोलन ने तैयार किया था। जाहिर है हर तरफ जनता का दबाव था। ऐसे में जूनागढ़ में तो जनमत संग्रह हुआ और 99% लोगों ने भारत में शामिल होने का फैसला कर लिया। और हैदराबाद में, जहां का निजाम मानने को तैयार नहीं था, वहां ऑपरेशन पोलो चला, सैन्य कार्रवाई हुई और हैदराबाद भी भारत में शामिल कर लिया गया। अब पेच फंसा रह गया कश्मीर का। तो कश्मीर के राजा हरि सिंह का आप दीदार करें। महाराजा हरि सिंह ये हैं और ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर का तत्कालीन नक्शा। तो जैसा मैंने बताया कि महाराजा हरि सिंह चाहते थे कि उनकी जो एक खास भौगोलिक अवस्थिति थी, यानी लोकेशन थी, जहां दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी है, रूस भी है और चाइना का भी बॉर्डर है, तो इन्हें लगता था कि एक बहुत ही सामरिक रूप से बड़ी एक इनकी अच्छी एक लोकेशन है और ये पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है, जैसे स्विट्जरलैंड है। तो वैसा ही एक ये अलग देश चाहते थे और भारत के साथ विलय के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन तैयार कब हुए? जब पाकिस्तानी सेना ने कबायली भेष में हमला कर दिया। ये हमला हुआ था 22 अक्टूबर 1947 को और तब इन्हें समझ में आया कि इनकी सेना इन्हें रोक नहीं सकती। लगभग 2000 कबायलियों ने मुजफ्फराबाद पर हमला किया और श्रीनगर की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। राजा हरि सिंह की सेना बिखर गई थी। तब इन्होंने भारत से मदद मांगी। लेकिन भारत किस आधार पर अपनी सेना भेजता? इन्होंने विलय तो किया नहीं था। जाहिर है अगर बिना विलय के सेना भेजी जाती तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन होता। इसलिए भारत की सेना तब गई जब 26 अक्टूबर 1947 को इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। एक शर्त रखी कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर का दर्जा विशेष दर्जा रहेगा, जिसमें जो केंद्र सरकार होगी उसके पास केवल रक्षा, विदेश और संचार का मामला होगा। बाकी मामले ये सदरे रियासत के तौर पर खुद देखेंगे, यानी महाराजा हरि सिंह देखेंगे। यही विशेष प्रावधान बाद में अनुच्छेद 370 बना, जिस पर हम थोड़ी देर में अभी संक्षिप्त बात जरूर करेंगे। तो पहले देखते हैं कि सरदार पटेल और नेहरू की भूमिका इस विलय में क्या थी। क्या दोनों में कोई मतभेद था या फिर कांग्रेस के दोनों कद्दावर नेता एक ही दिशा के मुसाफिर थे? तो पहले बात करते हैं सरदार पटेल की। सरदार पटेल, जिनको पूरा श्रेय दिया जाता है कि इस देश में जितनी भी रियासतें थीं 500 से ज्यादा, लगभग 526, उन सबको उन्होंने भारत में शामिल किया, एक ऐसा एकजुट भारत बनाया। इसीलिए उन्हें लौह पुरुष भी कहते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के अनवरत नेहरू विरोध और मीडिया के बिना परीक्षण उसको आगे प्रचारित करने का नतीजा है कि बहुत लोग मानते हैं कि अगर सरदार पटेल के हाथ में जम्मू कश्मीर का मामला होता तो बाकी रियासतों की तरह वो भी भारत का हिस्सा बन जाता। नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र में मामले को ले जाकर, यानी कश्मीर के मसले को ले जाकर उलझा दिया। लेकिन आप शायद ये जानकर चौंक जाएंगे कि सरदार पटेल चाहते ही नहीं थे कि भारत कश्मीर के मामले में उलझे।
वे इसे भारत के लिए सरदर्द मानते थे और चाहते थे कि इससे दूर रहा जाए। दरअसल पटेल एक सिद्धांतवादी नेता थे। शायद उनके मन में यह भी रहा हो कि अगर हैदराबाद और जूनागढ़ में हिंदू बहुमत होने की वजह से रियासतें भारत में मिली तो जम्मू कश्मीर मुस्लिम आबादी के बहुमत की वजह से पाकिस्तान में मिल जाए तो गलत नहीं होगा। आपको सुनकर थोड़ा बुरा भी लग रहा होगा, लग सकता है, लेकिन ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। जो लोग भी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की जगह असल पॉलिटिकल साइंस की डिग्री रखते हैं, समझते हैं, वे इस तथ्य को बखूबी जानते हैं। ये एक नहीं कई किताबों में दर्ज है। चलिए हम सिर्फ 4 किताबों की चर्चा यहां कर लेते हैं। पहली किताब ये किताब है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। दुर्गा दास जी ने लिखी है, प्रख्यात पत्रकार और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जो दिल्ली में है उसके संस्थापक अध्यक्ष थे। बहुत ही राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ पत्रकार थे। ये उनकी किताब है। इसमें कहा गया है कि सरदार पटेल कश्मीर के मसले से दूर रहना चाहते थे। इस पर साफ लिखा है कि पटेल कंसीडर्ड कश्मीर अ हेडेक एंड सेड इट शुड गो टू पाकिस्तान इफ द महाराजा वाज अनेबल टू डिसाइड और कंट्रोल द सिचुएशन। यानी अगर महाराजा हालात पर काबू नहीं रख सकते हैं तो बेहतर हो कि ये पाकिस्तान के साथ चला जाए। ये हमारे लिए एक सरदर्द है। ये है दुर्गा दास की किताब। अब दूसरी किताब है महात्मा गांधी के पौत्र राजमोहन गांधी की, पटेल अ लाइफ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है। महात्मा गांधी के पौत्र राजमोहन गांधी जो शिक्षाविद, पत्रकार और राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने ये लिखी है। पटेल की जीवनी बेहद प्रतिष्ठित है। इस किताब के पेज नंबर 439 में जिक्र है कि पटेल जी 13 सितंबर 1947 तक कश्मीर को लेकर उदासीन रहे, जब तक कि पाकिस्तान ने जूनागढ़ के विलय की याचिका को स्वीकार नहीं कर लिया। इससे पहले उन्होंने तत्कालीन रक्षा मंत्री बलदेव सिंह को लिखे पत्र में स्वीकार किया था कि यदि कश्मीर पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला करता है तो वे इसे स्वीकार करेंगे। यानी जब तक जूनागढ़ का मसला जटिल नहीं हुआ, पाकिस्तान ने कदम नहीं बढ़ाए, तब तक वो मानते थे कि ये अगर पाकिस्तान को मिल जाए तो कोई उन्हें दिक्कत नहीं है। अब आइए 2 और किताबों का जिक्र करते हैं और ये दोनों भी पत्रकारों ने ही लिखी हैं। पाकिस्तान द इंडिया फैक्टर, राजेंद्र सरीन, और इधर है रशीद किदवई की किताब, भारत के प्रधानमंत्री। राजेंद्र सरीन की किताब पाकिस्तान द इंडिया फैक्टर में भी कश्मीर को लेकर पटेल के शुरुआती अरुचि का जिक्र मिलता है और रशीद किदवई ने अपनी इस किताब यानी भारत के प्रधानमंत्री में इसी किताब के हवाले से सरदार पटेल और पाकिस्तान के मंत्री अब्दुल रब निश्तर से बातचीत का उल्लेख किया है। पटेल ने निश्तर से कहा था कि हैदराबाद और जूनागढ़ की बात छोड़ो और कश्मीर ले लो, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली तैयार नहीं हुए कि कुछ पहाड़ियों के बदले हैदराबाद जैसे समृद्ध राज्य पर दावा छोड़ दिया जाए। और ये हमने सिर्फ आपको 4 किताबें बताई हैं। ऐसे तमाम किताबें, ऐसे तमाम लेख न सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी प्रकाशित हुए हैं, जिसमें यह बात कही गई है कि सरदार पटेल तैयार थे कि हैदराबाद छोड़ दो और कश्मीर ले लो। इसका अर्थ यह नहीं है कि सरदार पटेल कश्मीर के भारत में विलय के खिलाफ थे। शुरुआत में जरूर वो इसके प्रति अनिच्छुक थे और इसे सरदर्द मानकर दूर रहना चाहते थे, लेकिन जब एक बार तय हुआ तो फिर लौह पुरुष अपनी पूरी क्षमता से इस काम में लगे। यहां तक कि अनुच्छेद 370 के भी रचनाकार वही थे। 370 के लिए नेहरू जी को बहुत दोष दिया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि नेहरू तब विदेश में थे जब 370 को लेकर संविधान सभा में बात हुई थी और सरदार पटेल ने ही सबको सहमत कराया था कि पूरी परिस्थिति को देखते हुए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया जाना जरूरी है। उन्होंने भरपूर तर्क दिए थे। और दिलचस्प बात यह है कि वहीं बीजेपी के जो आदि पुरुष हैं, जो जनसंघ के कभी अध्यक्ष हुआ करते थे, पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बैठे थे और उन्होंने कभी इस बात का विरोध नहीं किया कि अनुच्छेद 370 लाकर जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा क्यों दिया जा रहा है। बाद में जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो वो 370 का मसला नहीं था, वो नेहरू लियाकत पैक्ट था, जिसे हम दिल्ली समझौता कहते हैं, जो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर था दोनों देशों में। खैर, वो एक अलग मसला है। अब सवाल यह है कि फिर कश्मीर भारत के पास
आया कैसे? दरअसल कश्मीर के यानी जम्मू कश्मीर के भारत विलय के असल योजनाकार वही थे जिन्हें मोदी जी पुण्यतिथि पर भी कोसने से बाज नहीं आते, यानी प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। आप पूछेंगे कैसे, तो थोड़ा इतिहास के पन्ने और पलटते हैं। जवाहरलाल नेहरू और इधर शेख अब्दुल्ला, इनका बहुत बड़ा रोल है, हम अभी इस पर बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू के पुरखे कश्मीर से आए थे, लेकिन अपनी पैनी विश्व दृष्टि के लिए मशहूर नेहरू जी के लिए ये कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं था, यानी ये कश्मीर कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं था। वे देख रहे थे कि जम्मू कश्मीर की सीमा उस समय सोवियत संघ, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत यानी 5 देशों को छू रही है। इसके अलावा सिक्यांग और तिब्बत से होकर गुजरने वाली 900 मील की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी थी जो परिभाषित नहीं थी। चीन से हिमालय और पामीर के ये पूरा जो इलाका था, रूस, चीन से लेकर हिमालय और पामीर के पूरा जो एक पहाड़ी या बर्फीला इलाका है, वहां पर ढका रहता था। यानी इसके सामरिक महत्व का अंदाजा नेहरू जी को शुरू से था। इसलिए उन्होंने आजादी की लड़ाई के दौरान ही जम्मू कश्मीर में गरीब किसानों की आवाज बनकर उभरे शेख अब्दुल्ला का लगातार समर्थन किया। राजा के खिलाफ यानी राजशाही के खिलाफ जो संघर्ष था शेख अब्दुल्ला का, वो किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं था, वो सामंत शाही के खिलाफ था। वो किसानों को संगठित कर रहे थे, जो जाहिर है बड़ी तादाद में मुसलमान ही थे। कांग्रेस ने 1939 में ही शेख अब्दुल्ला के साथ गठबंधन कर लिया था, जिससे राजा हरि सिंह कांग्रेस से नाराज हो गए थे। वे और नाराज हुए 1946 में जब शेख अब्दुल्ला ने हरि सिंह के खिलाफ क्विट कश्मीर आंदोलन शुरू किया, जिसमें नेहरू ने शेख अब्दुल्ला का समर्थन किया। इस आंदोलन ने कश्मीरी जनता में भावना जगाई कि वे भारत के साथ सुरक्षित होंगे। और एक बात और ध्यान रखिए कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे यानी जो रियासतें थीं, वहां कांग्रेस सीधे आंदोलन नहीं कर सकती थी। ऐसे में प्रजा परिषदों का वहां गठन हुआ था, जिसके नेता थे शेख अब्दुल्ला। ये नेहरू का प्रभाव और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सेकुलर मिजाज था कि शेख अब्दुल्ला भारत के साथ अपना भविष्य देखते थे, ना कि इस्लाम के नाम पर बन रहे पाकिस्तान में। शेख अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी का नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कर लिया था। और जब कबायली हमला हुआ तो शेख अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस भारत के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए। कश्मीर के सबसे बड़े नेता के दिमाग पर नेहरू ने कैसा असर डाला था, यह उनके एक भाषण में दर्ज है। 29 सितंबर 1947 को नेहरू के प्रयासों से शेख अब्दुल्ला राजा हरि सिंह की जेल से आजाद हुए और तब उन्होंने एक भाषण दिया। उस भाषण की कुछ पंक्तियां यहां हैं। शेख अब्दुल्ला कहते हैं, पाकिस्तान के नारे में कभी मेरा विश्वास नहीं था, फिर भी आज पाकिस्तान एक वास्तविकता है। मैं भारतीय देशी राज्य परिषद का अध्यक्ष हूं और उसकी नीति स्पष्ट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेरे उत्तम मित्र हैं और मुझे गांधी जी के प्रति सच्चा पूज्य भाव है। यह है शेख अब्दुल्ला का कथन, यानी नेहरू की दोस्ती और महात्मा गांधी की नैतिक आभा। इन्होंने शेख अब्दुल्ला और उनके जरिए कश्मीर की जनता का दिल जीत लिया था। नेहरू ये भी समझते थे कि अगर मुस्लिम बहुमत वाला कोई राज्य भारत का हिस्सा बनता है तो ये जिन्ना के द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत के प्रतिकार के भारतीय सिद्धांत की विजय होगी। यानी जिन्ना ये कह रहे थे कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, और जम्मू कश्मीर का विलय ये बता रहा था कि वहां की जनता की आवाज ये बता रही थी कि ये बात सही नहीं है। यानी जनता तो तैयार थी, समस्या बस राजा में थी। और नेहरू ने इस बात को मार्च 1948 में संविधान सभा में दिए गए अपने भाषण में साफ किया है कि जनता क्यों महत्वपूर्ण है। युद्ध विराम के बाद उन्होंने अपने भाषण में जो कहा उसकी कुछ पंक्तियां यहां पर। नेहरू जी ने कहा, सीमा के पार हमारे विरोधी कह रहे हैं कि यह हिंदू और मुसलमान का झगड़ा है। हम कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों की मदद करने के लिए वहां गए हैं। कश्मीर की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी हमारे साथ नहीं है। इससे ज्यादा सफेद झूठ और क्या हो सकता है। हम वहां कश्मीर के महाराज के न्योते पर नहीं गए अगर उस न्योते को वहां की जनता के नेताओं की सहमति हासिल नहीं होती।
मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारी सेनाओं ने वहां अदम्य बहादुरी का परिचय दिया है, लेकिन इस सब के बावजूद हमारी सेनाओं को कामयाबी नहीं मिली होती अगर उन्हें कश्मीर के लोगों की मदद और सहयोग ना मिलता। नेहरू बिल्कुल सही कह रहे हैं। आम कश्मीरियों ने भारतीय सेना के पहुंचने के पहले पाकिस्तानी कबायलियों से मोर्चा लिया और आज जम्मू कश्मीर का 2/3 हिस्सा भारत के साथ है। जो लोग आज सवाल उठाते हैं कि युद्ध विराम क्यों किया, क्यों भारतीय सेना ने पीओके खाली नहीं कराया, उन्हें शायद पता नहीं कि जब युद्ध छिड़ा तो भारत की सेना पर भारतीयों का नहीं अंग्रेजों का नियंत्रण था। आज जैसे हालात नहीं थे और अंग्रेज ही भारत की सेना का सुप्रीम कमांडर था और अंग्रेज ही पाकिस्तान की सेना का सुप्रीम कमांडर था। इस जटिलता को समझना चाहिए। एक तरह नया नया आजाद देश और जिसने अरसे तक गुलाम बनाया, सेना उसके हाथ। अब कुछ तथ्य जान लीजिए ताकि जब आगे ऐसा कोई सवाल करे तो उसे आप बता सके कि भाई कुछ तो समझो। जनरल रॉय बूचर भारत के पहले कमांडर इन चीफ, उन्होंने 15 अगस्त 1947 को यानी स्वतंत्रता के साथ ही यह पद संभाला और 1 जनवरी 1949 तक इस पद पर रहे। यानी जिस दौर में लड़ाई हुई 47-48 में, भारत का जो कमांडर इन चीफ था वो एक अंग्रेज था और फील्ड मार्शल क्लाउड आचिन-लेक ये भारत और पाकिस्तान दोनों की सेनाओं के सुप्रीम कमांडर थे। अब ये सोचिए कैसी लड़ाई है जिसका सुप्रीम कमांडर के ही 2 पक्ष लड़ रहे हैं। और यही वजह है कि जब पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने जब वहां के सेनाध्यक्ष जनरल डगलस ग्रेसी को कश्मीर में सैनिक भेजने का आदेश दिया तो आचिन-लेक ने, सुप्रीम कमांडर ने, इस आदेश को रद्द कर दिया। कारण यह था कि कश्मीर का भारत में विलय हो चुका था, यानी राजा हरि सिंह ने साइन कर दिया था और ब्रिटिश अधिकारियों को दोनों देशों के बीच युद्ध में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। यानी अब पूरी परिस्थिति आपको समझ में आ रही होगी कि युद्ध होना, युद्ध विराम होना, यह सिर्फ नेताओं की इच्छा का मसला नहीं था, राजनीतिक इच्छा शक्ति का ही मसला नहीं था। एक बेहद जटिल परिस्थिति उस समय थी, यानी जब सेना है और उसका सेना अध्यक्ष ही भारतीय नहीं है। इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण किरदार थे, वे थे लॉर्ड माउंटबेटन। गवर्नर जनरल माउंटबेटन नेहरू की विश्व दृष्टि और बौद्धिकता के कायल थे। उन्होंने कश्मीर के विलय को मान्यता देने में जरा भी देर नहीं की। उनकी सलाह थी कि संयुक्त राष्ट्र में मसले को ले जाना भारत के पक्ष को वैधता देगा। समझा जा सकता है कि जब संयुक्त राष्ट्र ने हस्तक्षेप किया तो नेहरू युद्ध विराम पर क्यों राजी हुए। इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा चर्चा की जाती है। 1 जनवरी 1948 को कश्मीर मुद्दे को यूएन में ले जाने का फैसला किया गया। नेहरू जी का मकसद था कि पाकिस्तान की आक्रामकता को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने इससे उजागर किया जाएगा। यानी जब वहां पे जाएगा ये मसला तो संयुक्त राष्ट्र इस बात को मानेगा और पाकिस्तान पर दबाव डालेगा। जैसे ये पूरी तरह से यूएन में ले जाने का मसला ही यही था कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, क्योंकि महाराजा ने विलय पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, यानी विलय हो गया है और अब इस पर चाहिए कि यूनाइटेड नेशन की ओर से मान्यता मिल जाए, यानी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा वैध मान लिया जाए। यूएन में शिकायत दर्ज करने से भारत ने यह साबित करने की कोशिश की कि पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। नेहरू ने यूएन की मध्यस्थता को स्वीकार किया क्योंकि वो युद्ध की तबाही को रोकना चाहते थे और 1 जनवरी 1949 को सीज फायर लागू हो गया और इसे भारत की ओर से एक रणनीतिक जीत मानी गई क्योंकि भारत ने जम्मू कश्मीर के बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया था। और एक बात और ध्यान रखिए कि नेहरू एक अंतर्राष्ट्रीय नेता थे और यूनाइटेड नेशन को विश्व शांति के लिए एक महत्वपूर्ण मंच मानते थे। द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका था,
उसके बाद की परिस्थितियों को भी हमें याद रखना चाहिए। वे मानते थे कि यूएन में इस मुद्दे को उठाने से भारत को नैतिक समर्थन मिलेगा। उस समय यह भी तय हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में जनमत संग्रह के जरिए यह तय होगा कि कश्मीर की जनता किधर जाना चाहती थी, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि पाकिस्तान अपनी सेनाएं हटाए, यानी पाक अधिकृत कश्मीर से हटाए। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि वो जानता था कि कश्मीर की जनता पर नेहरू का जादू चलता है, ना कि जिन्ना का। इसलिए संयुक्त राष्ट्र सिर्फ पर्यवेक्षक बनकर रह गया। बाद में इंदिरा गांधी ने जब शिमला समझौता किया तो यह मामला पूरी तरह द्विपक्षीय हो गया, यानी संयुक्त राष्ट्र का हस्तक्षेप बेमानी हो गया। भारतीय संसद के दोनों सदनों में 22 फरवरी 1994 को पीओके खाली कराने का सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया गया है, लेकिन उसे खाली कराने के लिए नेहरू जी तो वापस आ नहीं सकते। इसकी जिम्मेदारी तो आज के नेताओं पर है, मोदी जी की है, लेकिन वे ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोककर चूक गए। उन्होंने भारतीय सेना के शौर्य और साहस को राजनीति की बिसात पर मोहरा बनाकर छोड़ दिया। उनके दोस्त ट्रंप की घुड़की संसद के सर्वसम्मत प्रस्ताव पर भारी पड़ गई। इतिहास नेहरू से नहीं, मोदी से जवाब मांगेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.